हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो इसके पहले आ चुका है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड रेंज इन एम एस एक्सल। एम एस एक्सल में एक विधि मान्य रेंज कौन सी है? तो रेंज क्या होता है? दो या दो से अधिक सेलों का समूह होता है। एम एस एक्सल में रेंज जो होता है, दो या दो से अधिक सेलों का समूह होता है जो आमतौर पर एक आयताकार क्षेत्र होता है। इसे ऊपर बाएं सेल के पत्ते और नीचे दाएं सेल के पत्ते के बीच कॉलन लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें कॉलन जिसमें लगा है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? पहला है एम एस वर्ड, दूसरा है गूगल क्रोम, तीसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और चौथा है मीडिया प्लेयर। बताइएगा जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तभी तो आप उत्तर बता पाएंगे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम को ठीक से काम करने, उसका रखरखाव करने और उसकी कार्य क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, बैकअप टूल और फाइल मैनेजर जैसे कार्यों को करता है और इसे अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बंडल किया जाता है या अलग से भी उपलब्ध होता है। तो इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है, उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। पहला है स्पूफिंग, दूसरा है फिशिंग, तीसरा है ट्रोजन हॉर्स और चौथा है हैकिंग। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है आपका तीसरा विकल्प, ट्रोजन हॉर्स। ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है एक प्रकार का मालवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचन्न होता है, यानी कि ये वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखता है। साइबर चोर और हैकर्स इसका उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ताओं के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ट्रोजन हॉर्स का उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर किसी प्रकार की सामाजिक इंजीनियरिंग द्वारा अपने सिस्टम पर ट्रोजन लोड करने और निष्पादित करने के लिए धोखा दिया जाता है। और जब ये एक बार सक्रिय हो जाता है तो जो साइबर अपराधी होते हैं वो आप पर जासूसी कर सकते हैं, आपके डेटा को चुरा सकते हैं और आपके सिस्टम तक बैकडोर पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बन जाते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। स्पूफिंग क्या है?
तो एक प्रकार का साइबर हमला है जहां कोई व्यक्ति या प्रोग्राम अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करके दूसरे के रूप में दिखाई देता है। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग में धोखाधड़ी वाले ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। और हैकिंग क्या है? किसी सिस्टम या कंप्यूटर में डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का अभ्यास है। कहते हैं कि मोबाइल हैक हो गया या कुछ कंप्यूटर जो है सिस्टम हैक हो गया, तो उसमें जो डेटा होता है उस तक पहुंच प्राप्त कर ली जाती है हैकिंग के द्वारा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए कौन सा की संयोजन प्रयोग किया जाता है? यानी कि पूर्ववर्ती यानी पिछले वर्ड के आरंभ में कर्सर को ले आना है, तो हमें ये की संयोजन दबाना होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा अपर केस और लोअर केस में करेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? तो क्या कर रही है? सारा अपर केस और लोअर केस में करेक्टर टाइप करने के लिए बीच में टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग कर रही है। तो क्या आप इस मैजिक की पहचान कर पाएंगे? तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कैप्स लॉक की। ये जो कैप्स लॉक की होती है, ये कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक ऐसा बटन है जो अक्षरों के इनपुट को अपर केस और लोअर केस के बीच बदलता है। जैसे आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो आप इसे दबाते हैं, कैपिटल में टाइप होगा। फिर आपको स्मॉल में टाइप करना है तब भी आप इसे ही दबाते हैं, तो अक्षर आपके स्मॉल लेटर में टाइप होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, फिल करना है यहाँ पर, जो सूचना प्राप्त करती है, उसे प्रदर्शित भी करती है, या किसी कीबोर्ड या माउस के प्रयोग को समाप्त कर देती है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, जिसमें आप कीबोर्ड और माउस का प्रयोग ही ना करें। तो ऑप्शन देख लीजिए, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, ट्रैक स्क्रीन। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन होती है इसमें माउस और कीबोर्ड की आवश्यकता ही नहीं होती है।
टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है। यह उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन को छूकर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है और इसमें आवश्यकता ही नहीं होती कीबोर्ड और माउस की। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, कुछ उदाहरण दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इनपुट और आउटपुट, क्योंकि एक प्रश्न आपको इनपुट से भी मिल सकता है या फिर आउटपुट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गणितीय सांख्यिकीय डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने, उसका विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? Which of the following software is best suited to store, organize and analyze mathematical data? पहला विकल्प है MS एक्सेल, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है MS पावर पॉइंट और चौथा है MS एज। तो गणितीय यानी सांख्यिकीय डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर MS एक्सेल है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। MS वर्ड, तो ये शब्द प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। और MS एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। तो याद रखिएगा तीनों के बारे में। और चौथे के बारे में तो आपको पता ही चल गया, आपका प्रश्न ही संबंधित है पहले वाले से, MS एक्सेल से। और इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जब मैं इमेज ट्रांसफर करने के लिए डाटा केबल के माध्यम से अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप से जोड़ता हूँ तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? पहला है LAN, दूसरा है MAN, तीसरा है PAN और चौथा है WAN। तो जब इमेज ट्रांसफर करने के लिए कोई व्यक्ति डेटा केबल से अपने मोबाइल फोन को अपने डेस्कटॉप से जोड़ रहा है तो ये किस प्रकार का नेटवर्क बनेगा? ये नेटवर्क बनेगा PAN, पैन जिसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। सी विकल्प इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। लैन का क्या होता है फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इनसे सबके बारे में याद रखिएगा। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है, पर स्टोर की गई फाइल को कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। पहला विकल्प है लोकल स्टोरेज, दूसरा है क्लाउड स्टोरेज, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है नेटवर्क स्टोरेज। तो कौन सा विकल्प इसमें उत्तर होगा आपका? क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है जिसमें डिजिटल डेटा को तार्किक पूल में संग्रहित किया जाता है। दूसरा विकल्प सही हो गया, क्लाउड स्टोरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। IT एक्ट 2000 के तहत निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के तहत एक अपराध माना गया है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है डेटा चोरी, दूसरा है ज्वेलरी की चोरी, तीसरा है आतंकवाद और चौथा है प्रतिरूपण। तो भाई कंप्यूटर की बात हो रही है, संबंध डेटा से होगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। IT 2000 के तहत डाटा चोरी करना यानी किसी का डेटा यदि आप चोरी करते हैं तो इसे साइबर अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अन्य साइबर अपराधों में हैकिंग, पहचान चोरी और वायरस प्रसार भी शामिल है। तो ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसे उपकरण जिसका उपयोग किसी सूचना प्रसंस्करण प्रणाली जैसे कंप्यूटर या सूचना उपकरण को डेटा और नियंत्रण संकेत प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बताना है कि जो इनपुट डिवाइस नहीं है, पहला विकल्प है OMR रीडर, दूसरा है माइक, तीसरा है टच पैड और चौथा है प्लॉटर। तो इसमें जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है वह है प्लॉटर। प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का कोई भी हिस्सा है जो जानकारी को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। जैसे कि आप देखेंगे मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सभी क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। और OMR रीडर, माइक, टच पैड, ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइस हैं। तो आप लोग इनके उदाहरण याद रखिएगा। कीबोर्ड है, ये भी इनपुट डिवाइस है। कैमरे, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसकी मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट अमोंग द गिवन ऑप्शन? पहला है एक्साबाइट, दूसरा है पेटाबाइट, तीसरा है मेगाबाइट और चौथा है गीगाबाइट। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, एक्साबाइट। इसमें 1024 पेटाबाइट्स होते हैं और एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होते हैं। एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं और एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला है मैक ओएस, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है एंड्रॉयड और चौथा है MS विंडोज। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, बदल सकता है और बेहतर बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसमें फिल करना है कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। पहला है विनजिप, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है मेकैफी और चौथा है टक्स पेंट। तो मेकैफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को मालवेयर जिसमें कंप्यूटर वायरस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स शामिल हैं का पता लगाने, रोकने और हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। और विकल्प लिखे हुए हैं। विनजिप क्या है? तो ये एक फाइल संपीड़न उपयोगिता है जिसका उपयोग फाइलों को संपीड़ित और डीकम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। और टक्स पेंट बच्चों के लिए ड्राइंग प्रोग्राम है। इनके बारे में भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है। आप इसके लिए किसका सुझाव देंगे? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है, बताया गया है साफ साफ। पहला विकल्प है इम्प्रेस, दूसरा है कॉल्क, तीसरा है MS वर्ड और चौथा है राइटर। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, राइटर। राइटर जो है एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है और इसका प्रयोग दस्तावेज निर्माण और संपादन के लिए किया जाता है क्योंकि ये कई तरीके के फीचर प्रदान करता है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। इम्प्रेस क्या है? ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉल्क ये
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान एक स्प्रेड शीट एप्लीकेशन है और MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का मालिकाना वर्ड प्रोसेसर है, ओपन सोर्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्विता सहाय एक नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए योजना बना रही है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? पहला है इंटरनल मेमोरी, दूसरा है कैमरा पिक्सल, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है एथरनेट पोर्ट। तो नया स्मार्टफोन खरीदना है गर्विता को, तो उसे किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? इथरनेट पोर्ट की। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। स्मार्टफोन में आमतौर पर इथरनेट पोर्ट नहीं होते क्योंकि वे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई या मोबाइल डेटा पर निर्भर करते हैं। अन्य पहलू जैसे आंतरिक मेमोरी, कैमरा पिक्सल और ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन के प्रदर्शन और उपयोगकर्ता अनुभव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इथरनेट पोर्ट की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गर्विता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पीसी लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है? पहला है USB, दूसरा है PS2, तीसरा है HDMI और चौथा है VGA। तो किसी पीसी या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट पूछा गया है, तो HDMI। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं। USB, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो यूनिवर्सल सीरियल बस। मुख्य रूप से इसका प्रयोग डेटा ट्रांसफर और परिधि कनेक्शन के लिए किया जाता है। PS2 कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए एक पुराना मानक है और VGA क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो आउटपुट के लिए एक पुराना मानक है जो ऑडियो ट्रांसमिशन का समर्थन नहीं करता। इनके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? पहला है एक्रोबेट रीडर, दूसरा है MS पेंट, तीसरा है MySQL और चौथा है क्विक हील। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा गया है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा क्विक हील। क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह आपके कंप्यूटर को ट्रोजन, स्पाईवेयर और एडवेयर जैसे अन्य खतरों से भी बचाता है। एक्रोबेट रीडर क्या है? तो इसका प्रयोग किया जाता है PDF में फाइलों को देखने, बनाने, हेरफेर करने, प्रिंट करने और प्रबंधित करने के लिए। PDF का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और MySQL, इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक्सेल फाइल का फाइल विस्तार है। पहला विकल्प इसमें देख लीजिए, आप लोग बताइएगा। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है दूसरा, XLSX, एक एक्सेल फाइल का फाइल एक्सटेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या RDBMS का एक उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है MS वर्ड, दूसरा है MS SQL और तीसरा है MySQL और चौथा है IBM DB2। तो RDBMS
पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटा को संरचित प्रारूप में पंक्तियों स्तंभों का उपयोग करके संग्रहित करता है। अब इसमें पूछा गया है कि इसका एक उदाहरण नहीं है, तो इसका एक उदाहरण एमएस वर्ड नहीं है, बाकी तीनों इसके ही उदाहरण है। तो आज मैंने 20 प्रश्न लिए थे। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में मैंने 15 प्रश्न लिए थे और आज मैंने 20 प्रश्न लिए हैं। धीरे धीरे करके मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा रही हूँ। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।